नमस्कार। दूरदर्शन चंडीगढ़ में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले 15 महीने से भारत क्या पूरी दुनिया कोरोना जैसी बीमारी से लड़ रही है और इस पर पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से हम लोग जीत हासिल कर लें। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लोगों का डर है, बहुत जिस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं, तो उससे बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में हम जो और जानकारी है वो आपको दें, क्योंकि समय समय पर हम इससे संबंधित जानकारी आपको देते हैं ताकि आप और जितना भी हमारा देश है, आप हैं, इसे लड़ने में सहयोग कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें बताना चाहूँगी हेल्पलाइन नंबर की अगर आप किसी भी कारण से कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो किन नंबर के ऊपर आप कॉल करें तो आपको वहाँ से उसी समय सहायता प्राप्त होगी। तो अगर हम बात करें यूटी की, तो यूटी में आप 977-955-8282 ये हेल्पलाइन नंबर है यूटी का, जहाँ पर आप कॉल करके किसी भी तरह की सहायता ले सकते हैं कोविड से संबंधित। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का हेल्पलाइन नंबर है 855-88-93911 और पंजाब का हेल्पलाइन नंबर है 104। तो ये 3 यूटी के, हरियाणा के और पंजाब के हेल्पलाइन नंबर हैं। अगर आप किसी भी कारण से कोरोना संक्रमित होते हैं तो आप इन नंबर के ऊपर कॉल करके अपनी सहायता ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर श्वेत खुंगर से, जो आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं और पल्स स्पेशलिस्ट हैं और पिछले 21 साल से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर, सबसे पहले आपका स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद सर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया की अगर हम बात करें तो कोविड एक इस तरह की बीमारी, इस तरह का वायरस आया है कि सभी यानी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बहुत तरह की भ्रांतियां भी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित के संपर्क में आता है तो कितने समय के बाद उसे लगता है कि हाँ, वो शायद खुद अपने आप से संक्रमित हो चुका है? पहली बात तो ये है कि सारा गेम जो है कोरोना का, दैट इज़ अ वायरस जी। तो वायरस जब हमारी बॉडी में आके अटैक करता है तो हमारी बॉडी उससे रेजिस्ट करती है, उससे फाइट करती है। और अगर हमारे अंदर के फाइटर्स जितने ज़्यादा स्ट्रांग होंगे उतने कम सिम्टम्स आएंगे और शायद सिम्टम्स ना भी आएँ। अब देखिए कितने सारे लोग एसिम्टोमेटिक होते हैं लेकिन टेस्ट कराते हैं तो पॉजिटिव आता है जी। वो क्या है, उनकी फाइटिंग जो स्पिरिट, जो अंदर का डिफेंस मैकेनिज्म है वो बहुत स्ट्रांग है जी। इसलिए सिम्टम्स नहीं आते। जिनकी इम्यूनिटी लो होगी वो हो सकता है कि 2 दिन बाद, कोई 3 दिन बाद, मैक्सिमम 5 to 6 डेज के बाद प्रॉपर सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं जी। किसी को जुकाम, किसी को गला, किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन, टेम्परेचर भी उसका बाय प्रोडक्ट होता है। तो वो सिम्टम्स तब आएंगे जब उसकी इम्यूनिटी लो होगी। अगर इम्यूनिटी हाई है तो एसिम्टोमेटिक भी जा सकता है, जहाँ उसको थोड़ा रेस्ट लेना पड़ेगा क्योंकि वो कैरियर तो है, ताकि किसी और को ना तंग करे, इसलिए उसका आइसोलेशन में रहना बहुत ज़रूरी होगा जी। बट एसिम्टोमेटिक टेस्ट भी नहीं करवाते क्योंकि सिम्टम ही नहीं है, तो इसलिए वो मल्टीप्लाई होता रहता है। इसी में जैसे आपने कहा टेस्ट नहीं करवाते, तो लोगों में डर की भावना बहुत ज़्यादा है कि अगर उन्हें हल्का खांसी जुकाम भी है तो इस वजह से नहीं करवाते कि शायद हम पॉजिटिव ना निकल जाएं, हम किसी तरह की समस्या में ना आ जाएं। तो इससे किस तरह से ये बेसिकली ना इसमें 2 तरफा है। एक तो अंदर का डर खुद ही बैठा है कि अगर मैं टेस्ट कराऊंगा, प्लस हमारी सोसाइटी भी अभी से एक्सेप्ट नहीं कर रही जी। मैंने पर्सनली अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग देखे, वो बताते ही नहीं है कि लोग हमसे बात करना बंद कर देंगे, लोग हमारे घर आना, अगर हमें जरूरत पड़ी कोई हेल्प नहीं करता जी। तो ये अगर हमारा सोसाइटी इसको एक्सेप्ट करे और हेल्पफुलनेस शो करे और गवर्नमेंट भी इतना कुछ कर रही है लोगों के लिए, तो वो प्रॉपर गाइडेंस से मिले तो लोग बढ़ के आगे आके टेस्टिंग करवाएंगे। अगर टेस्ट नहीं करवाते, दे आर कैरियर्स, पता नहीं लगता कि वो फिर कितने लोगों को और बांट देते हैं। तो समाज की अगर सेवा है, आइसोलेशन ही सेवा है जी, ताकि आप बाकी लोगों को तो ना बांटे। जैसे डॉक्टर श्वेत, आपने यहाँ डर की बात कही कि लोगों को कई तरह का डर है कि अगर हम पॉजिटिव हो गए तो अचानक से ही लोगों का इतना भी देखने में आया है कि ऑक्सीजन लेवल ही ड्रॉप हो जाता है, सोचने से ही शायद ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप हो जाता है। तो इस चीज़ से किस तरह से निपटें? हाँ, ये बेसिकली आपके मन की स्थिति के ऊपर है जी। सारी गेम जो है वो आपकी प्राण ऊर्जा की है, लाइफ फोर्स एनर्जी। जैसे हम पंजाबी में सुनते हैं ना, चढ़दी कला च रहना जी। वो जो लोग चढ़दी कला में रहते हैं ना, दे आर रियली फाइटर्स। वो फाइटर्स वाले लोग ना परवाह नहीं करते और हमेशा जीत के बाहर आते हैं। जब हमारी मन की प्राण ऊर्जा लोअर साइड में होती है तो बीमारी आप पे हावी हो जाती है। वो जो डर है ना, वो नेगेटिव हार्मोन सिक्रिएट करके आपकी इम्यूनिटी को एकदम डाउन कर देता है। जैसे किसी को अगर सिंपल बुखार या जुकाम भी होता है, पहली बात तो वो टेस्ट नहीं करवाते। अगर उन्हें लगता है कि शायद हम पॉजिटिव ना हो गए तो उन्हें कई तरह के वहम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि किस तरह से उस चीज़ से निकला जा सकता है? निकलना कुछ नहीं, पहले अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हम कैरियर हैं, अगर हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर टेस्ट नहीं भी करवाते, अब मान के चलो आपको कोरोना है, बिल्कुल, तो पहले जो प्रिकॉशन गवर्नमेंट ने, ये तो बोला नहीं कि आपको उठा के हॉस्पिटल ले जाएंगे, आप आइसोलेट हो जाओ। आइसोलेशन में बैठ के आप वेट करो
और जो जनरल प्रोटोकॉल सबको बताए गए हैं, और मैं भी कुछ आयुर्वेदिक प्रोटोकॉल्स बताने वाला हूँ कि उससे अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो शायद आप सिम्टम से बाहर हो जाएंगे। और जो वायरस का अपना टेन्योर है 10 से 15 दिन का, उसमें आप आइसोलेट रहो, ये सबसे बड़ा है। और अगर आप मन को थोड़ा संभाल लेंगे तो आपको ऑक्सीजन लेवल जल्दी डाउन थोड़ी होगा, एकदम तो किसी का भी नहीं होता, क्योंकि कोई वायरस आपकी बॉडी में गया है, उसने अंदर जाके मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके उसने फिर इन्फेक्शंस को मल्टीप्लाई करके लंग्स पे इफेक्ट करना है, फिर जाके ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है, टेम्परेचर आएगा, फिर उसके प्रॉपर सिम्टम्स हैं। जब तक सिम्टम नहीं है फिर आपका पैनिक है। जैसे ये भी देखा गया कि ज्यादातर लोगों ने ऑक्सीमीटर घर पर लाकर रखी है, अपने आप चेक कर रहे हैं, अगर उन्हें लगा कि हाँ 92 से नीचे आ गया, अरे हमारा तो ड्रॉप हो गया, तो इस स्थिति में ऐसा कहते हैं कि बचाव में ही बचाव है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ पर ना योग और आयुर्वेद बहुत हेल्प करते हैं जी, और इम्यूनिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। और इम्यूनिटी एक दिन का गेम नहीं है कि हम रात को कोई दवाई खाएं और सुबह उसका इफेक्ट पूरा आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये सारा लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें आपका आहार विहार, आपकी सोचने की क्षमता, आपके अंदर की फाइटिंग स्पिरिट, और जो भी आप जीवनचर्या जीते हैं, जिस सोच के साथ आप चलते हैं, फाइटिंग कितनी है आपके अंदर, वो सारा कोलैबोरेट करके इम्यूनिटी डेवलप होती है जी। तो यहाँ योग और आयुर्वेद आपके बेसिक कह लो कि पालन पोषण का एक हिस्सा होना चाहिए। आयुर्वेद पहले दिन से जब से बच्चा आया है तब से लेकर, और शायद हमारे संस्कारों में वो चीजें थी। बिल्कुल, जितने भी संस्कार बच्चों के 16 संस्कार किए जाते हैं उसमें नामकरण संस्कार है, ये सब के पीछे एक साइंटिफिक लॉजिक्स हैं। साइंस पीछे हमने कहीं छोड़ दी तो हमें लगता है ऐसे तमाशे हैं, लेकिन जब उसके साइंस को समझते हैं, सबसे अच्छा संस्कार जो बचपन में किया जाता था दैट वाज आयुर्वेदिक वैक्सीनेशन, दैट इज स्वर्ण प्राशन जी। बच्चों को स्वर्ण के साथ बनी हुई मेडिसिन देते थे जिससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती थी। 13 से 14 साल की एज तक वो रेगुलर देते थे। यानी हम भटक गए हैं कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तो। जी, अभी भी ये स्वर्ण प्राशन फिर चलता है, अभी भी बच्चों को दिया जाता है, और जितने बच्चों ने लिया है और रेगुलर ले रहे हैं उनकी इम्यूनिटी देखिए कितनी हाई है, उनका इंटेलेक्ट लेवल, उनका जो मेधा शक्ति है, इंटेलिजेंस है, राइट मूवमेंट पर राइट डिसीजन फैक्टर है, बहुत इंप्रूव्ड है रेदर देन दूसरे बच्चों के। फर्क पड़ता है। तो आयुर्वेदिक जो वैक्सीनेशन उसका कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। जैसे डॉक्टर श्वेत आपने यहाँ पर बात कही कि इम्यूनिटी है वो एक दिन का खेल नहीं है, लेकिन अब ये देखने में आया है जैसे कि चाहे वर्बली हम कहें कि आपस में बात फैलती है या यूट्यूब से या कहीं से भी सोशल मीडिया से कि आप गिलोय ले लो, आप तुलसी ले लो, तो ये इस तरह के जो लोग काढ़े बनाकर घर में पी रहे हैं ये कितना सही है, या फिर इसमें कुछ क्वांटिटी मैटर करती है या डॉक्टर की सलाह से ही लेने चाहिए, आप क्या कहेंगे? यहाँ ना बहुत सारी चीजें जो समझने की हैं वो ये है कि हर चीज अगर डॉक्टर से पूछ के लें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग की चिकित्सा नहीं करता, रोगी की चिकित्सा करता है जी। और हर रोगी की प्रकृति डिफरेंट होती है, तासीर जिसे हम बोलते हैं। अब जैसे लास्ट ईयर का सबसे फेमस ड्रिंक था दैट वाज काढ़ा। बिल्कुल, बहुत से लोगों ने इतना पब्लिसाइज हुआ और लोगों ने पिया और बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। हर एक को क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हर एक की पेट की अग्नि डिफरेंट थी। और मजेदार बात थी उस काढ़े के अंदर 4 इंग्रेडिएंट थे, चारों में से कोई गिलोय नहीं थी जी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेद के बेस पे उन्होंने वो डिजाइन किया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था पेट की अग्नि को बढ़ाओ। इम्यूनिटी कहाँ से बढ़ती है? वो कहते हैं न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले लो। आयुर्वेद बोलता है ये खा लो ये खा लो, सबसे इम्यूनिटी बढ़ती है, लेकिन कब बढ़ेगी? जब हमारी बॉडी में जाके वो एब्जॉर्ब होगा और न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होगा। वो कन्वर्शन का जो प्रोसेस है दैट इज पेट की अग्नि। तो गिलोय का फिर इसमें किस तरह से रोल रहता है? गिलोय को बोला जाता है अमृत जी। वो अमृत के समान गुण करती है। फायदा कम, अगर फायदा नहीं करेगी नुकसान नहीं करती। कितनी ही क्वांटिटी में लेनी चाहिए? क्वांटिटी में ज्यादा, वो ग्राही गुण है उसका। ग्राही गुण की वजह से थोड़ी खुश्की करके कई बार कॉन्स्टिपेशन करती है जी। तो ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। एक्सेस में डोज लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जितना आप पचा सकते हैं, पका सकते हैं, वो आपको बेनिफिट करेगी। एक्स्ट्रा होगा बॉडी टॉक्सिक बना के निकाल देगी और बॉडी वहीं के वहीं रहेगी, फायदा नहीं होगा। शरीर को शायद ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसलिए सारा कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद का है दैट इज पेट की अग्नि। उस काढ़े में जो इंग्रेडिएंट थे वो सारे वाईवादी खत्म करने वाले थे। काली मिर्च थी, अपना क्या कहते हैं इसको, दालचीनी थी। ये सब चीजें क्या करती हैं? आम पाचन करती है, वाई खत्म करती हैं शरीर से और पेट की अग्नि बढ़ाती हैं जी। तो जितनी पेट की अग्नि ज्यादा होगी, आप जो भी न्यूट्रिशन वाली फूड खा रहे हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब होकर न्यूट्रिशन बनाएगा और न्यूट्रिशन से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है जी। हम लोग सिर्फ खाने पे जोर देते हैं, पचाने पे नहीं देते। हमारे बुजुर्ग ना बचपन से एक आशीर्वाद देते हैं, बेटा खाते रहो सेहत अच्छी रहती है जी। वो बचपन से चलता रहता है, बेटा खाता रहता है, पचाता है कि नहीं वो पता नहीं। आयुर्वेद कहता है बेटा खाते रहो पचाते रहो, सेहत अच्छी रहती है, पचने का टाइम देते रहना जी। पेट की अग्नि अगर अच्छी होगी तो आपका न्यूट्रिशन बॉडी में जाके एब्जॉर्ब होगा, अगर नहीं होगा वो टॉक्सिक मटेरियल बनाएगा। टॉक्सिक को हम आयुर्वेद में बोलते हैं आमा और लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं बाईवादी। तो इसमें अगर हम पर्टिकुलर बात करें कोविड की, अगर हम बात करें तो आयुर्वेदा किस तरह से रोल प्ले कर रहा है? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम अभी तक जो मीडिया में पब्लिसाइज होता है या हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भाई आपको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन इज अ वेरी कॉमन वर्ड। इन्फेक्शन हो गया तो बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया या वायरस, दो तरह के इन्फेक्शंस होते हैं।
कोई भी अंदर जाकर कोई जीवाणु या संक्रमण जिस तरह का भी होता है वो बॉडी में जाएगा तो उसको ग्रो करने के लिए जगह चाहिए, बिल्कुल उसको मीडियम चाहिए। खाना तो यानी सभी को चाहिए, चाहे वो वायरस ही वो वायरस भी है। वायरस बाहर भी भटकता है 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे, किसी जगह पे 12 घंटे, उतनी देर में वो खत्म हो जाता है अगर उसको न्यूट्रिशन नहीं मिले। उसका बेस्ट न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के नाक के अंदर जाकर के, लंग्स के आसपास जाकर के जो कफ है वो है उसका न्यूट्रिशन, वहां वो जाके ग्रो करता है। एक तरीका होता है जैसे हम वीडियो गेम्स में देखते हैं, दुश्मन आ रहा है, हम बंदूक से लेके एक एक दुश्मन को मारते हैं जी। वो जिस पुल से आ रहा है अगर हम उस पुल को ही तोड़ दें सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट विषाणु खत्म करना नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट है कि बेस को, होस्ट को, जिसपे उसने जाके पलना है उसको खत्म कर दो। और वो बेस भी एक दिन में नहीं बनता। ये जो हमारे जो गलत आहार विहार हम करते आए हैं, न्यूट्रिशन के नाम पे करते आए हैं कि कमजोरी आ गई, हर किसी से पूछो डॉक्टर साहब कमजोरी बहुत है, पर ताकत करनी क्या है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी तो आजकल रही नहीं। बिल्कुल दिमाग चलाना, उसको जितना न्यूट्रिशन चाहिए उससे ज्यादा हम अंदर डालते हैं, फिर ये चौड़ाई बढ़ती है। और अगर आज का हम देखें सिर्फ फोन पर लगे हैं तो उसके लिए तो शायद जरूरत ही नहीं है, जरूरत भी नहीं है। लेकिन हम ओवर न्यूट्रिशन की वजह से उसको टॉक्सिक बना करके बॉडी में इकट्ठा करते हैं, जिसमें वायरस बहुत जल्दी ग्रो करता है जी। इसलिए देखेंगे ना जिनका शरीर वाईवादी वाला है, अगर हम आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी में बोले, और वाईवादी हम सब लोग समझते हैं। बिल्कुल वाई जब बॉडी में बनती है ना तो 6 सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। पहला होता है जब मुख्य वायरस से, जब सुबह उठते हैं तो मुंह का टेस्ट अजीब सा, शरीर में भारीपन सा, चलते फिरते हैं शरीर खुलता है, खाने के बाद सुस्ती, बिना काम के थकावट। जब फ्री बैठेंगे थकावट होगी, काम में बिजी हो जाएंगे कोई थकावट नहीं, और सारे जॉइंट्स में जकड़न कड़ाहट स्टिफनेस भारीपन घूमने लगता है। सिटिंग होगी वहां जकड़ गया, हिलाया डुलाया खुल गया। तो ये वाई की स्टार्टिंग फेज है, और ये हमारी बॉडी में टॉक्सिक फॉर्म में बनता है और कफ के रूप में बनता है जी। जब हम चीज खाते हैं तो बॉडी उसको न्यूट्रिशन बनाती है, जिसे बोलते हैं रस धातु, और अगर वो रस कम बनेगा तो वेस्ट में क्या बनता है? कफा जी। वो जो बॉडी में कफ पड़ा हुआ है, हम बिगड़ा हुआ कफ पड़ा है, वो होस्ट है वायरस का, बैक्टीरिया का। इसलिए उन लोगों की इम्यूनिटी कम रहती है जिनको कफ कोल्ड वगैरह रूटीन में होता है, उनकी इम्यूनिटी लो है। जबकि वो कफ कहां से बन रहा है? पेट की अग्नि कम होने से। कफा इज वाटर एलिमेंट, हम इसे जल तत्व समझ सकते हैं। जल जब बढ़ जाता है तो अग्नि बुझ जाती है। जिनको कफ कोल्ड की शिकायत होती है उनको भूख नहीं होती। बिल्कुल किसी से भी पूछ लेना, बच्चा जिसको कफ होगा उनको भूख नहीं होगी। और अगर हम अग्नि बढ़ा दें तो पानी सूख जाता है। तो घूम करके एक ही बात कॉन्सेप्ट किया है कि पेट की अग्नि की चिकित्सा करो जी। यानी कहने का मतलब अगर हम आयुर्वेदा की बात करें तो वो मेन काम करता है वायरस का खाना ही खत्म कर देता है। उसका बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने बनाया, जो हम शास्त्रों में भी लिखा है वहीं से निकलता है जी। मतलब हजारों साल पहले के शास्त्र आज भी उतने ही ऑथेंटिक है जो आज से 5000 साल पहले थे। एक इसी में अगर हम बात करें अभी आयुष ने 64 मेडिसिन है आगे कहा है, तो वो किस तरह से काम कर रहा है? मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि अभी हमने बात की कि वाई को पचाने के लिए हमें जो मेडिसिन चाहिए, क्योंकि जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होगी और कफ ज्यादा बनेगा तो वायरस उसमें आके जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। जिनके वाईवादी वाला शरीर नहीं होगा उनको थोड़ा लेटर टाइम में सिम्टम्स देगा, और हो सकता है सिम्टम दे भी ना, क्योंकि अगर आपका डाइट आहार विहार बहुत अच्छा है तो दिक्कत नहीं। हम लोगों ने कहा काम खराब किया है अपने गलत आहार विहार के साथ, जिन्होंने अपना कफ बिगाड़ दिया। कफ बिगड़ने का लक्षण क्या होगा कि दिन में सोना जी, रात को सोते वक्त दूध पीना, जब हम कहते हैं आयुर्वेद में लिखा, आयुर्वेद में ऐसा नहीं लिखा हर चीज का, और रात को दही खाना। ये जो जितने भी कफ बिगाड़ने वाले काम हमने किए हैं न्यूट्रिशन के नाम पे, उन लोगों की इम्यूनिटी हमेशा कफ कम रहेगी। और अंदर उन्होंने सिस्टम तैयार रखा है कि वेलकम कोरोना आओ, हम आपके लिए तैयार बैठे हैं। उनके अंदर जाते ही आप देखना उनको कैजुअलिटीज के, अगर आप रिसर्च पे जाएंगे कुछ सालों में रिसर्च होगी तो ये कारण निकलेंगे, क्योंकि जब जिसका कफ बिगड़ा हुआ है उसने तो पूरा तैयारी कर रखी है बारात को आओ हमारे अंदर आके मल्टीप्लाई हो, यानी वो आपको तंग करेगा ही करेगा। तंग करेगा। इसलिए जो आयुर्वेद में हम ले आते हैं ना, आप लोग वहम करते हो। मुझे भी कई रिश्तेदार बोलते हैं यार तू रात को दही नहीं खाते, रात हम तो तीनों टाइम खाते हैं। कोई बात नहीं, आप खाओ। हाँ, आजकल तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं, न्यूट्रिशियस होती है। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं 48 का हो गया, मैंने 48 साल से दही नहीं खाया, मेरा पेट बहुत अच्छा है। डॉक्टर श्वेत, दही को लेकर तो बहुत ज्यादा भ्रम रहते ही रहते हैं, जबकि शायद जहां तक मैंने पढ़ा है ये कहा जाता है कि 4 घंटे की जमी हुई दही आप रात को खा सकते हैं। इसमें कितनी नहीं, कहीं नहीं लिखा जी। रात का काल कफ का काल, यानी आप ताजी दही भी रात को नहीं खा सकते। दही का गुण है कफ वर्धक। ये कंट्रोवर्शियल एक है, कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस वाला गुण है, जिसके गुण कम लिखे हैं जी। दूध के गुण ज्यादा हैं देसी गाय के, छाछ के गुण सबसे ज्यादा हैं जी, जो दही से ही बनती है, लेकिन दही की क्वालिटीज कम है। ग्रीष्म ऋतु में दही को गर्म करके नहीं खाते जी, गर्मियों में, क्योंकि उससे तासीर गर्म है, इसलिए कड़ी जो इस मौसम में बनती है दही को गर्म करने वाला तड़का लगाते हैं, तो गर्मियों में नहीं लगाना चाहिए, वो विष बन जाता है। उसकी बड़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, क्योंकि उसका गुण कफ वर्धन है। तो हम ये कफ की तो चिकित्सा करनी है। रात का टाइम जो होता है 6 से 10 का, वो कफ का काल है।
कफ के काल में अगर कफ वाली चीज अंदर जाएगी तो कफ को मल्टीप्लाई करेगी। और तीसरा, अगर बॉडी टाइप भी कफ वाला है, जिनमें वेट गेनिंग टेंडेंसीज होती हैं और आलसी बहुत होते हैं, वो अगर रात को खाएंगे तो उनका कफ बिल्कुल तैयार है, वो वायरस उन्हीं को ढूंढ रहा है। जी चलिए, ये तो हमने बात करी कि आयुर्वेद किस तरह से कोविड में काम कर रहा है। अगर हम उसका खाना ही खत्म कर देंगे तो वो नहीं रहेगा। अब ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद और योग दोनों आपस में एक तरह से मिले जुले हैं, तो कोविड में योग किस तरह से मदद करता है? हमने जैसे आयुर्वेद की बात की, एक तो ये है, एक तो ना योग का मतलब हम मोस्टली सब लोग आसन से लेते हैं। बिल्कुल। आसन एक एस्पेक्ट है, प्राणायाम दूसरा एस्पेक्ट है, ध्यान तीसरा एस्पेक्ट है। तीनों का कोलैबोरेशन जो होता है वो आपकी चेतन शक्ति और प्राण ऊर्जा को बढ़ा के रखता है। जी। जब आप हाई स्पिरिट में रहते हैं ना, तो आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे होती है। आप जैसे काढ़े पिए नहीं पिए, आहार विहार गलत किया नहीं किया, अगर हाई स्पिरिट है ना तो आपकी इम्यूनिटी हाईएस्ट पॉइंट पे है। तो ये बिल्टअप करने के लिए आपको योग से जोड़ करना पड़ता है। ध्यान जो है वो आपके अंदर राइट और रॉन्ग की डिफरेंशिएशन को क्रिएट करता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड देता है। अदरवाइज क्या होता है, जब भी हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं, बचपन में वाइवा होता था, ओरल एग्जाम्स होते थे, तो वहां जाके हम कंफ्यूज हो जाते थे। आंसर पढ़ा होता था लेकिन वहां जाके भूल जाते थे। क्यों? आपकी बॉडी के अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है जो आपको फाइट और फ्लाइट मोड देता है, जब हम तनाव में होते हैं तो हमारी मुट्ठियां और पैरों में सर्कुलेशन बढ़ता है। या तो भागो या लड़ो, यही हम सीखते आए हैं बचपन से, कितने सदियों से ही करते हैं। जंगलों में जाते थे तो भागना पड़ता था या लड़ना पड़ता था। तो हमारे जब वाइवा होता है या हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो हमारा ब्लड सप्लाई एड्रेनलिन सिक्रीट करके हाथों और पैरों में सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो यहाँ बुद्धि पे कम हो जाता है। उस मूवमेंट पे राइट डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। और जब से इंटरव्यू से बाहर आते हैं यार याद आ गए तो ठीक था, बहुत बार होता है ना। तो वो हमारा जो ब्रेन काम नहीं करता, उसके लिए ध्यान सबसे अच्छी चीज है। जो रेगुलर मेडिटेटिव स्टेट में रहते हैं वो विपरीत परिस्थिति में सही डिसीजन लेने की क्षमता रखते हैं। इसी तरह से क्या कोविड के लिए भी कुछ पर्टिकुलर रहता है कि इसमें किस तरह का प्राणायाम करना चाहिए, अंदर खींचने वाला करना चाहिए, बाहर निकालने करना चाहिए? प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन के लिए अगर आपने वही है कि जैसे कोरोना हो गया तो उस दिन शुरू कर दिया तो वो इतना बेनिफिट नहीं करेगा। हाँ, आपकी मानसिक स्थिति को अपलिफ्ट करने में हेल्प कर सकता है, लेकिन कोविड का सबसे अच्छा लक्षण क्या होता है, जब वो थर्ड स्टेज में पहुंच जाता है, आप जैसे सांस लेते हैं आपको धसका सा उठता है और खांसी उठती है। जी। ये पर्टिकुलर सिम्टम है कि सूखी खांसी से आती है। जैसे आप लंबा गहरा सांस लेते हो, आप प्राणायाम कर ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। आप अनुलोम विलोम जैसे गहरा सांस लिया, आपको धसका उठेगा, खांसी उठ जाएगी, आप प्राणायाम उस टाइम कर ही नहीं सकते। बैठ के जितने लंबे गहरे सांस ले सकते हैं और बैठ के ध्यान करिए जितना हो सके। वो आपकी अंदर की इम्यून सिस्टम को हाई करता है और फाइटिंग स्पिरिट बढ़ाए रखता है। यानी आप अगर वैसे नहीं करते तो इस समय पर जरूरी ये है कि आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग करेंगे। वैसे अगर आप रूटीन का अपना प्रोटोकॉल रखें, मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, जब वो कभी कहना नहीं मानते ना, मैं उनको बोलता हूँ करो, ऐसे ही गलती करो, हमारे लिए कमाओ, सुबह से शाम तक हमारे लिए मेहनत करें, उनको पता ही नहीं है, घूम करके आप डॉक्टर के पास तो आओगे। एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी मैं श्री रविशंकर जी को भी मानता हूँ, वो एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि आदमी सारी उम्र पैसा कमाने के लिए भागता है, अपनी हेल्थ को ताक पे रख के, और बाद में उस हेल्थ को वापस लाने के लिए पैसा फिर खर्च करता है। और यही बात अगर इस अखंड सत्य को हम अंदर कर लें और अपने पे थोड़ा इन्वेस्ट करें, हेल्थ को सब कुछ फ्री है। यानी हमें वापस अगर हम बात करें, इसको संक्षिप्त में करें, तो हमें नेचर से दोबारा जुड़ने की जरूरत है, जो हम भटक चुके हैं। नेचर भी 3 तरह की, एक तो अपनी पर्टिकुलर नेचर जो हमें 5 तत्वों से हमें शरीर मिला है, अग्नि का, वात पित्त कफ के हिसाब से, फिर मौसम के हिसाब से उसको भी समझना है, और एज के हिसाब से हमें हर चीज पे पैटर्न चेंज करना है। अगर ये कहें कि कोविड ने शायद हमें ये सिखाया है कि हमें वापस कैसे आना है, नेचर के साथ जुड़ना कैसे, शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल जी, काफी हद तक समझा रहे हैं, पर जब हम सड़कों पे निकलते हैं, लोगों को भागते हुए देखते हैं विदाउट मास्क, फिर लगता है नहीं, नेचर अभी समझा नहीं पाई। लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। इसमें डॉक्टर श्वेत कुछ पोस्ट जैसे कि इसमें इफेक्ट आते हैं, लोगों को डिप्रेशन की समस्या होती है, बहुत तरह का अलग तरह का भय रहने शुरू हो जाता है, तो वीकनेस का कुछ कहा गया है। तो अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो किस तरह से उसे हम क्योर कर सकते हैं? बेसिकली अगर हम एलोपैथी आयुर्वेद को अगर कोलैबोरेट भी करें, मैं नहीं कहूंगा कि एलोपैथी बिल्कुल नहीं लेनी है, लेनी वो कोई इमरजेंसीज में उस टाइम पे काम कर जाती है, लेकिन मैं आपको एक ना प्रोटोकॉल बताना चाहूंगा जो लोग बड़ी जल्दी समझते हैं कि आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा इज लंघन। लंघन मीन्स लघु आहार। अगर ये 3 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करें, जैसे पेशेंट को लगा कि मुझे टेम्परेचर की सिम्टम्स आने लगे हैं और हो सकता है मुझे कोविड भी हो, तो उस टाइम पे अगर ये 3 दिन का प्रोटोकॉल और 5 दिन का प्रोटोकॉल फॉलो करें तो 90% लोगों में चांसेस हैं कि वो वहीं से रिवर्स हो जाए। बिल्कुल। तो पहले दिन क्या करना होता है कि पहले जब भी ज्वर होगा, बुखार आएगा, तो 3 लक्षण आते हैं। अगर 3 लक्षण है, चाहे थर्मोमीटर में क्लियर है, तो आपको तब भी ज्वर है।
अगर थर्मोमीटर हाई बता रहा और 3 लक्षण नहीं है तो आपको बुखार नहीं है। पहला ज्वर का लक्षण है अग्नि मांदे, पहले तो भूख खत्म हो जाती है, जब भी बुखार आएगा आपकी भूख खत्म हो जाएगी। दूसरा होता है अंगमर्द, मीठा मीठा दर्द शरीर में, शरीर टूटने लगता है। और तीसरा मन में संताप, मन उदास हो जाता है। ये 3 लक्षण जब जुड़े हमें ज्वर की चिकित्सा करनी है। और ज्वर की सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा शास्त्रों में चरक संहिता में लिखी है लंघन, लघु आहार। सबसे पहले तो अन्न का त्याग कर दो, क्योंकि ये जो कोरोना है, हम अभी कोरोना की बात कर रहे हैं, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट करता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम इस कफ का स्थान, तो हमें कफ की चिकित्सा करनी है। अब सूखी खांसी है लेकिन चिकित्सा हमें कफ की करनी पड़ेगी, तो उष्ण चिकित्सा, गर्म चिकित्सा। जैसे हम बात कर रहे थे काढ़े की, काढ़ा होता है गर्म, हर प्रकृति वाले को नहीं सूट करता। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनको पाइल्स की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी रहती है, अल्सर्स रहते हैं, उनको प्रॉब्लम्स डबल हुई। तो यहाँ डॉक्टर की थोड़ी सलाह लेनी पड़ती है। अब मैं जो बात कर रहा हूँ जनरलाइज्ड बात कर रहा हूँ, ये बीपी और शुगर के पेशेंट्स पे पूरी तरह नहीं लागू होगा, उनका प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट करना पड़ेगा। तो पहले दिन सिर्फ गर्म पानी पे रहिए, गर्म पानी, षडंग पानी मिलता है, उसमें थोड़ी हर्ब्स के साथ होता है, और कुछ नहीं, घर में सौंठ तो हर घर में होती है, सौंठ वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। नारियल पानी थोड़ी क्वांटिटी में लेते रहिए, इकट्ठा नहीं पिएंगे, ठंडा होता है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में लेने पे आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करके रखता है। एक दिन आपको सिर्फ इसी पे रहना और पेट की अग्नि की वेट करनी है। जो आपका छोटा मन होगा ना, वो आपको भूख लगवाएगा, मुझे तो वीकनेस आ जाएगी, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, लेकिन वो आपके अंदर का जितना आमा है वो सब डाइजेस्ट होके बर्न होके खत्म हो जाएगा। फर्स्ट डे ये करना है। जब भी भूख लगे थोड़ा सा उष्ण जल, थोड़ा थोड़ा गर्म पानी पीते रहेंगे। बहुत ज्यादा किसी की शुगर लेवल लो होने के चांसेस हो तो वहां थोड़ी पतली खिचड़ी ऐड कर सकते हैं। ये अगले दिन सेकंड डे में भी यही प्रोटोकॉल फॉलो करना है, और उसमें आप ऐड करेंगे मूंग की दाल का पानी या सूप, दाल का सूप पतला सा, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके उसको लेते रहना है। सॉलिड डाइट हमें खत्म करनी है। सॉलिड डाइट अभी खत्म करनी है, हमने पेट की अग्नि वापस लानी है। जैसे अग्नि बढ़ेगी कफ सूख जाएगा। तो और सौंठ सबसे अच्छी चीज होती है। जो अदरक है, वो अदरक और सौंठ जो है वो अग्नि बढ़ा देते हैं, आम पाचन कर देते हैं, वायु को खत्म कर देते हैं। तो सौंठ वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके वो लेते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करके उष्ण जल लेते रहेंगे, ये कंटिन्यू रखना है। और नारियल पानी भी थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है, इकट्ठा नहीं पीना, फिर कफ बढ़ाएगा। और बीच में दाल का सूप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लेना है अपनी भूख के हिसाब से। अगर नहीं लगे तो छोड़ देना है। सेकंड डे तक आपको एक बार वीकनेस जरूर फील होगी, लेकिन शरीर इतना हल्का फील होगा कि आपको लगेगा मेरे अंदर से बुखार छूट गया। तीसरे दिन पतली खिचड़ी, पतली खिचड़ी मतलब ऐसे जैसे पानी वाली पीते हैं ना, वैसे थोड़ी थोड़ी करके वो लेना है। उसमें सिर्फ जीरा और काली मिर्च का थोड़ा तड़का लगा देंगे दाल में भी, ताकि वो अग्नि को बढ़ाए और कफ को खत्म करे। उस वक्त अगर कोई सिम्टम्स लगते हैं तो वहाँ आयुर्वेदिक डॉक्टर से पूछ करके, कोई भी हो, तो उसमें प्रोटोकॉल में जो ज्वर हर की जो मेडिसिन हैं, आम पाचक हैं, और वो चीजें जो हैं जैसे सुदर्शन वटी है, आयुष 64 जो टैबलेट है वो ज्वर में भी काम करती है। उसमें मेन इंग्रेडिएंट है तिक्त औषधियां, दैट इज चिरायता। तो हमें सुदर्शन वटी का ये पोस्ट इफेक्ट को कम करने के लिए है। ये टेम्परेचर को भी खत्म करती है और आम पाचन भी करती है। ये इसमें सारे, हम सुदर्शन वटी तो इसलिए बोला क्योंकि वो इजीली अवेलेबल होती है, अदरवाइज हम चिरायता दे देते, कुटकी दे देते, ऐसे कॉम्बिनेशन देते जिससे अग्नि भी बढ़ती है और टॉक्सिक खत्म हो जाता है। आयुष 64 में भी ऐसा ही कॉम्बिनेशन है जो मेडिसिन का, चिरायता इज द मेन इंग्रेडिएंट। तो ऐसे भी जो हर्ब्स हैं वो बताऊंगा तो लोग वो नोट करते हैं। वैसे भी अगर हम ये बात कहें, आपने कहा कि अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या कोई और तरह की समस्या है, तो फिर बात वही आती है कि आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करें, बहुत जरूरी है। और हम बहुत सारे लोग, बड़े सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आप हर शहर में जाएंगे तो मिलेंगे। हम लोग उस टाइम पर ढूंढते हैं, और बहुत से लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड की दे रहे हैं। आप नेट पे सर्च करेंगे, आपको बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिलेंगे जो आपको प्रॉपर गाइडलाइंस देंगे। 3 दिन के अंदर आम पाचन हो जाता है, आपका कोरोना लगभग रिवर्स होना शुरू हो जाएगा जी। मैक्सिमम 5 डेज, 5 डेज बाद उसने मल्टीप्लाई होना, आप रिवर्स कर चुके हैं। लेकिन सर डॉक्टर श्वेत, इसमें एक बात कही है कि निमोनिया बिगड़ जाता है, तो उस पर किस तरह से काम कर सकते हैं? वहाँ पर मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती हैं। निमोनिया बेसिकली हम कहते हैं ना, ऑक्सीजन खत्म होगी, ऑक्सीजन खत्म होगी। जब हमने बोला ये कफ का विकार है और ये बढ़ते 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 निमोनिया में क्रिएट होता है। निमोनिया में क्या होता है, आपके लंग्स में ऑक्सीजन लेवल इसलिए खत्म होता है कि लंग्स में कफ भर गया, यानी जब बुखार एक बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है। जब बेसिकली अब देखिए ना, यहाँ मैंने बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लमेटिक देखा है कि जब आप बुखार होता है तो लोग खाने पे जोर देते हैं कि कमजोरी ना, ले बेटा खा, ले बेटा खा, वो घर में खिलाई जाएंगे। और मैंने हॉस्पिटल्स में भी देखा है, इतना गलत प्रोटोकॉल होता है, दही रात को खिला रहे हैं, उसको भूख नहीं है, टेम्परेचर हाई ग्रेड होगा, चने की सब्जी और डाइटिशियन ने दही साथ में भेजा, यानी वो बिगड़कर फिर निमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि यहाँ आयुर्वेद की जहाँ जरूरत है वहां उसको प्रोटोकॉल को समझ के मिक्स करके तो देखो। कई लोगों ने किया है, हमारे बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने वेंटिलेटर से पेशेंट उठा के लाए, क्योंकि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हम इसको ठीक नहीं कर सकते। विद इन 3 to 5 डेज पेशेंट ने रिस्पॉन्ड किया आयुर्वेदिक मेडिसिन को इमरजेंसी में। यानी ये समझने की जरूरत है कि जो हमारी बॉडी है वो 5 एलिमेंट्स से बनी है, और अगर हम उन्हीं 5 एलिमेंट्स पर काम करें तो बीमारी या कोई भी वायरस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हम उसको इजीली फेल कर सकते हैं। बस बेसिक प्रोटोकॉल है। हम मैक्सिमम अभी तो कह रहे हैं कि इलाज ही नहीं है,
लेकिन हमारा जो शास्त्रों में जो वर्णित इलाज है, अगर हम उसी को 100% फॉलो करें तो काफी हद तक वो रिवर्स होता है। और मैंने प्रैक्टिकली बहुत से लोगों में देखा है। और मजेदार बात जो मैंने अभी तक देखा है, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं, फोन पे बात करते हैं, पेशेंट जो मेरे पुराने पेशेंट्स हैं उन्होंने लिया, उनको एक तो वीकनेस 1 दिन 2 दिन बाद खत्म हो गई जी। और जो मैक्सिमम डी डाइमर वगैरह बढ़ता है, जहाँ क्लॉट्स बनते हैं, कोई क्लॉटिंग की हिस्ट्री नहीं आई। और तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन के बाद वो अपने रूटीन के वक्त में जा रहे हैं, कोई कॉम्प्लिकेशन वाला कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आयुर्वेदिक का है क्योंकि हमने कफ की चिकित्सा की। बिल्कुल। और क्लॉट्स इसलिए नहीं बनते। डॉक्टर श्वेत, जैसा कि अब ये चीज़ भी सामने आ रही है कि जो ये वायरस है ये अपना वेरिएंट चेंज कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, अब ये तो राक्षस है। अब राक्षस की माया उसको रूप बदलने पे मजबूर करती है। तो हमने अपने अंदर की जो जीवनीय शक्ति है, जो हमारे अंदर का कृष्ण है, जो भगवान है, उसको जगाना है ताकि राक्षसों का संहार कर सके। उसका मॉडल मैंने आपको बता दिया कि अगर हम अपनी पेट की अग्नि पे काम करते हैं, भूख के अनुसार खाते हैं, अपने लिए थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अपने अंदर की जो हीलिंग पावर है, जिसे हम भगवान भी कह सकते हैं, अगर आप उसको जागृत रखते हैं, किसी भी रूप में राक्षस आ जाए उसका संहार हो जाएगा जी। किसी भी तरह का वेरिएंट है। वो कहते हैं इस बार के बच्चों को आने की संभावना है। तो बच्चे जो होते हैं वो कफ का स्थान है। बच्चों का जो 14 साल की एज तक बच्चे हैं वो कफ का काल है जी। बच्चों ने ग्रो करना है। तो बच्चों को 14 साल के बच्चों तक को क्या डिसऑर्डर्स होते हैं? कफ के। तो अगला जो वेरिएंट आने वाले के जो क्वेश्चन मार्क है, आएगा नहीं आएगा वो बाद की बात है, लेकिन आएगा तो बच्चों को इफेक्ट करेगा। तो बच्चों के कफ की चिकित्सा भी से शुरू करो जी। उनको ओवर ईटिंग मत करो, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दो। अब सब लोग घर में बैठा रखे हैं बिल्कुल, और टिकते नहीं है तो इसलिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। घर में गेम्स, उछल कूद और कुछ नहीं तो योगा करवाओ। जैसे आपने घर की ही बात करी, बच्चे कोई उनकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, फोन में लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, तो वो किस तरह का अपना खाना पाना ऐसा भी? वैसे तो आपने बोला कि अगर बुखार है तो वो बिल्कुल लिक्विड डाइट पर आ जाए, जो सॉलिड डाइट है उसे बिल्कुल छोड़ दें। तो आम रूटीन में फिर वो किस तरह का? बच्चों का ना सबसे अच्छी क्वालिटी होती है वो टिकते नहीं है। उनकी उछल कूद इतनी होती है कि वो हर चीज पचा जाते हैं, लेकिन फिर भी रात के टाइम पे उनको कफ वाला आहार विहार नहीं करना, दिन में उनको सोने नहीं देना। खाना खा के तो नहीं, बीच में रेस्ट करना चाहे तो सो जाए, जबरदस्ती सुलाते हैं बच्चे सोते ही नहीं है। और रात की नींद उनकी जितनी टाइम पे हो और जल्दी उठने का नियम बनाए और सुबह उठ के थोड़ा प्राणायाम की हैबिट डालें। ये संस्कार जो हमारे जा चुके हैं उनको वापस लाने का समय है। अगर बच्चों को सही मायने में बचाना है तो घर में बिठाकर उनको योगा करवाइए, हल्के आसन करवाइए, उनको हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझाइए। एक नया भी कुछ डेवलप होगा बच्चों में जी। और एक सर, जैसा कि अगर हम आम जनता की बात कहें तो कोविड की सिचुएशन में एक आम जनता किस तरह से रोल प्ले करे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ से बच सकें? हम ना धार्मिक देश में रहते हैं जी, जहाँ धर्म सिर्फ किताबों में रह गया। सबसे बड़ा धर्म जो है इंसानियत, और इंसानियत की रक्षा के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लें कि हम अगर कहीं कोविड है या हमारे आसपास है तो उसको गाइड करें कि आप आइसोलेट हो जाए। जो गवर्नमेंट की रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, और इतनी रिसर्च के बाद हमने इतना नुकसान कर लिया है जीवन का, अगर उसको बचाना है तो हर एक को अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि इंसानियत के लिए सही हम अपना तो बचाव करें। यानी अगर आपने अभी धर्म की बात कही है तो जाने अनजाने किसी की मृत्यु का कारण ना बने, हम ये कह सकते हैं। यही सबसे बड़ा कारण है, यही धर्म है कि हम अगर, मैंने कई लोग देखे जी, डॉक्टर साहब मैं आया हूँ जी, परसों मुझे बुखार था, डॉक्टर ने बोला आइसोलेट हो जाओ, आज क्या करना है? परसों बुखार उतर गया, आज मैं आ गया जी। अब मैं उसकी शक्ल ही देख रहा हूँ, मैं उसको कहूँ क्या? बिल्कुल, कि ये तो आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब 10 दिन के लिए प्रिकॉशनरी ले लो, जीवन नहीं खत्म होने वाला। एक छोटी सी गलती उस व्यक्ति से पूछो जिसके परिवार का कोई मेंबर चले गया, उससे पूछो कहाँ पकड़ा था, वो गलती से बाहर चले गया था। बिल्कुल, ये हो सकता है कि आप सरवाइव कर जाओ, लेकिन आपके संपर्क में जो आ रहा है क्या पता वो सरवाइव कर पाए, अपने परिवार का हो। बिल्कुल, और हम सब एक दूसरे के भाई बंधु ही तो हैं, एक समाज में रहते हैं, एक देश में रहते हैं। अगर अपनापन ही क्रिएट कर लें तो अपनी जिम्मेदारी हम समझेंगे तो हम निकल जाएंगे इस प्रॉब्लम से। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर श्वेत आपने यहाँ पर दी। ये बहुत जरूरी और समझने की बात है कि ये बात सिर्फ आपके परिवार की नहीं, पूरे देश की बात है। तो जैसे ही सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं, अभी तो वैक्सीन आ चुकी है, आप सब जितना ज़्यादा हो सके वैक्सीन लगवाएं, और उसके बावजूद भी आप मास्क लगाना, बार बार सैनिटाइज करना हाथों को, और थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखना, इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। कोई घर में बीमार होता है तो उसे आइसोलेट करें, और जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से दी गई हैं आप उन्हें फॉलो करें। और जैसे डॉक्टर श्वेत ने आयुर्वेद से संबंधित जितनी भी जानकारी दी वो बहुत ही फायदेमंद है कि अगर आप मेन जो उसका खाना है, जो वायरस का खाना है, उसे ही अगर आप खत्म कर देंगे तो आप इससे बच सकते हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है जो मैंने आपको शुरू में बताए थे कि अगर आप फिर भी किसी कारण से कोरोना संक्रमित हो जाते हैं तो आप उन नंबर्स के ऊपर कॉल करके जितनी भी जरूरत की जानकारी है वो आप ले सकते हैं। तो आज के इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।